गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेली जीएस एनालिसिस। हमने इससे पिछली वीडियो में अभी तक के 80 प्रश्नों को जो है सॉल्व किया है। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स हैं एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको इन प्रश्नों से बहुत ही अधिक लाभ होगा। कहीं ना कहीं परीक्षा में ये सवाल या इनसे मिलते जुलते सवाल आपको देखने को मिलेंगे। सो आइए बिना देर किए आगे के 50 प्रश्नों को जो है हम लोग कवर कर लेते हैं। सबसे पहला है, निम्नलिखित में से कौन पायनियर अग्रगामी प्रजातियों का उदाहरण नहीं है? So, which of the following is not an example of pioneer species? ऑप्शन ए है कवक, ऑप्शन बी है काई, ऑप्शन सी है ओक और ऑप्शन डी है शैवाल। कौन सा पायनियर यानी कि अग्रगामी प्रजातियों का उदाहरण नहीं है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी यानी कि ओक। ओक जो है पायनियर यानी अग्रगामी प्रजातियों का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की थी? आपको बताना है हु स्टार्टेड महिला सेवा मंडल। ऑप्शन ए है पंडिता रमाबाई, ऑप्शन बी है सावित्री बाई फुले, ऑप्शन सी है कस्तूरबा गांधी या ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। सो यू हैव टू टेल लाइक हु स्टार्टेड महिला सेवा मंडल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन बी, सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में हुआ था। वह लक्ष्मी और खांडोजो नेवेश पाटिल की सबसे बड़ी बेटी थी। दोनों माली समुदाय से थे और जो एक अन्य पिछड़ी जाति के आते हैं। 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी 13 साल के ज्योतिबा फुले से हुई थी। 19वीं शताब्दी में सार्वजनिक शिक्षा समिति थी और कुछ ही मिशनरी स्कूलों में जो है सभी के लिए खुले थे। इस अवधि में 21 वर्ष की आयु में ज्योतिबा और 17 वर्ष की सावित्री ने 1884 में महिलाओं के लिए एक स्कूल खोला था। यह भारतीयों द्वारा महिलाओं के लिए शुरू किया गया देश का पहला स्कूल था। ठीक है जी, तो आपको याद रखना चाहिए ये जो स्कूल खुला था ये 1848 में जो है महिला सेवा मंडल की शुरुआत हुई थी और सबसे पहला स्कूल इन्होंने जो है 1884 में खोला था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में क्षेत्रीय फिल्म सिटी खोली जाएगी? सो आपको बताना है दी रीजनल फिल्म सिटी विल बी ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी है गोरखपुर। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोरखपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है क्षेत्रीय फिल्म सिटी की जो है निर्माण किया जाएगा। गोरखपुर में क्षेत्रीय फिल्म सिटी के साथ नोएडा में फिल्म सिटी भी खुलेगी। अनुमान के मुताबिक मौजूदा समय में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की इंडस्ट्री बन चुकी है। आने वाले दिनों में प्रदेश में भोजपुरी के साथ साथ अवधी, बुंदेलखंडी, ब्रज और अन्य क्षेत्रीय सिनेमा के उभरने की संभावना है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सूचियों में से कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जो है समिति दी गई है और दूसरी तरफ जो है उसकी स्थापना वर्ष दिया गया है, तो आपको इनको जो है करेक्टली मैच कराना है। सबसे पहला है बलवंत राय मेहता समिति, देन उसके बाद है गॉडगिल समिति, देन उसके बाद दिया गया है GVK राव समिति और ऑप्शन लास्ट डी है अशोक मेहता समिति। सो इन दोनों सूचियों को जो है सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहला है बलवंत राय मेहता समिति, है ना, तो आपको बताना है बलवंत राय मेहता समिति का सही ऑप्शन क्या आएगा। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है 1957 यानी पहले का दूसरा हो जाएगा। उसके बाद है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति जो है 1977 में हो जाएगा। उसके बाद है GVK राव समिति, ये हो जाएगा 1985 में। और उसके बाद है गॉडगिल समिति, ये हो जाएगा 1988 में। सो पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा। आइए नीचे देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप इसमें से बताएं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी है, यानी कि पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, गांधी के शिक्षा के विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? आपको बताना है कि गांधी जी के शिक्षा के विचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, उन्होंने वर्ष 1937 में अपनी नई तालीम या सभी के लिए बुनियादी शिक्षा की कल्पना की। और दूसरा कथन है, वह चाहते थे कि हिंदू शास्त्र शिक्षा का एक हिस्सा बने। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल एक सही, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी है केवल 2
और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। सो आपको बताना है कि गांधी जी के विचार निम्नलिखित में से कौन सा उनके विचार या उनकी कल्पना को जो है परिभाषित करता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि उन्होंने वर्ष 1937 में अपनी नई तालीम या सभी के लिए बुनियादी शिक्षा की कल्पना की। वह चाहते थे कि हिंदू शास्त्र शिक्षा का एक हिस्सा बने। गांधी अनुदेश के माध्यम के रूप में अंग्रेजी के उपयोग के खिलाफ भी शिक्षा की अंग्रेजी प्रणाली के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि शिक्षा स्थानीय भाषा में हो। उन्होंने 7 से 14 वर्ष के सभी लड़कों और लड़कियों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की वकालत की। गांधी यह भी चाहते थे कि हिंदू शास्त्र शिक्षा का एक हिस्सा बने, क्योंकि उन्होंने अनुशासन और आत्मसंयम को प्रतिपादित किया। उन्होंने 1937 में अपनी नई तालीम या सभी के लिए बुनियादी शिक्षा की कल्पना की। नई तालीम का उद्देश्य ऐसी शिक्षा प्रदान करने से था जो अज्ञानता, निरक्षरता, अंधविश्वास, दासता के मानस और कई अन्य वर्जनाओं से मुक्ति दिलाए, जो एक स्वतंत्र भारत की मुक्त सोच को बाधित करती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा शीत मरुस्थल का उदाहरण है? आपको बताना है इनमें से कौन सा शीत मरुस्थल का उदाहरण है। ऑप्शन ए है मोजावे मरुस्थल, ऑप्शन बी है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ऑप्शन सी है आकाटामा मरुस्थल या ऑप्शन डी है पेटागोनिया मरुस्थल। सो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट। मोजावे डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, उसके बाद है आपका एटाकामा डेजर्ट और पैटागोनियन डेजर्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी पैटागोनिया मरुस्थल। मरुस्थल 4 प्रकार के होते हैं: गर्म और शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल, तटीय मरुस्थल और शीत मरुस्थल। तो उसमें जो है ये जो शीत मरुस्थल है उसमें ये पैटागोनिया मरुस्थल आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न है, पारसनाथ पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। वेयर आर पारसनाथ हिल्स लोकेटेड? आपको बताना है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, झारखंड। सो पारसनाथ पहाड़ियाँ जो हैं झारखंड में स्थित हैं। पारसनाथ पहाड़ियाँ झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। इनकी सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर है। यह जैनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल में से एक है। वे इसे संवेद शिखर भी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई। सो आपको बताना है कि 71th ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप वॉज हेल्ड एट विच ऑफ दीज सिटीज़? फर्स्ट है लखनऊ, देन ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज और वाराणसी। सो आपको बताना है कि 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई। आपने थोड़ा सा भी अगर करंट अफेयर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि लखनऊ में जो है ये आयोजित की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप लखनऊ में 71वां अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजित किया गया था। इस चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय पुलिस बलों की कुल 32 टीमों ने 1300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? सो मनी बिल इज डिफाइंड इन विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 113 या अनुच्छेद 212। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 110। मनी बिल को जो है ऑप्शन ए अनुच्छेद 110 के तहत जो है परिभाषित किया गया है। और इसमें कहा गया है कि विधेयक को धन विधेयक माना जाता है यदि इसमें निम्नलिखित मामलों में किसी एक से संबंधित केवल प्रावधान है: किसी भी कर का अभिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियम, संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियम, भारत के संचित निधि या भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, भारत के संचित निधि के में से धन का विनियोग। तो ये सभी क्या होगा, वो धन विधेयक माना जाएगा अगर इनमें से कोई सा भी एक होता है तो। अगला प्रश्न है, एक उद्देश्य के रूप में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस पहली बार प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन ए है क्रिस्प मिशन के ज़रिए, ऑप्शन बी है अगस्त प्रस्ताव के ज़रिए, ऑप्शन सी है वेवेल योजना में या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो द डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया एज एन ऑब्जेक्टिव वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड इन क्रिस्प मिशन, अगस्त मिशन और वेवेल प्लान और नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन बी, अगस्त प्रस्ताव। लिनलिंग
लिलनेथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की, जिसमें प्रस्तावित था कि भारत के लिए उद्देश्य के रूप में डोमिनियन स्टेटस सही है, और दूसरा जो है वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार जिसमें भारतीयों को बहुमत होगा, और उसके बाद है युद्ध के बाद एक संविधान सभा की स्थापना जहां मुख्य रूप से भारतीय रक्षा, अल्पसंख्यक अधिकारों, राज्यों, सात संधियों, अखिल भारतीय सेनाओं के संबंध में सरकार के दायित्व की पूर्ति के अधीन अपनी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवधारणाओं के अनुसार संविधान फैसला करेंगे। अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना कोई भविष्य का संविधान नहीं अपनाया जाएगा। तो ये अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जो है रिपोर्ट दिया गया है और दूसरी तरफ जो है इसे जारी करने वाली संस्था के नाम दिए गए हैं, और उसके नीचे जो है यहाँ पे कूट दिया गया है। आपको उसको जो है सही सुमेलित करके बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है इसमें। सबसे पहले जो है भारत के पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट, फिर उसके बाद है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, फिर है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, और उसके बाद है भारत में बाघों की स्थिति। सबसे पहले जो इसमें दिया गया है भारत के पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट, ऑप्शन ए जो दिया गया है, इसको जो है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र CSE द्वारा जो है जारी किया जाता है। उसके बाद है भारत वन स्थिति रिपोर्ट। भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारतीय वन संरक्षण FSI द्वारा जो है जारी किया जाता है। उसके बाद है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष जो है उसके द्वारा जारी किया जाता है। और उसके बाद जो भारत में बाघों की स्थिति है वो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। तो सबसे पहले A का 4 हो जाएगा, B का 3 हो जाएगा, उसके बाद जो है C का 1 हो जाएगा और D का 2 हो जाएगा। तो ये वाला आंसर जो है आपका ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। हाल ही में किलाऊ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो रिसेंटली जो है अभी किलाऊ ज्वालामुखी में जो है विस्फोट हुआ है, तो आपको इसके बारे में बताना है कि ये कहाँ पर स्थित रहेगा। किलाऊ वोल्केनो रिसेंटली एरप्टेड, वेयर इट इज़ लोकेटेड। ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है चिली, ऑप्शन सी है हवाई और ऑप्शन डी है इटली। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी हवाई। जनवरी 2022 में हवाई के किलाऊ ज्वालामुखी के पहाड़ों पर विस्फोट शुरू हुआ था। तो ये आपको याद रखना है कि हवाई में जो है किलाऊ ज्वालामुखी जो है स्थित है। किलाऊ पृथ्वी पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है, जिसमें आखिरी बार सितंबर 2021 में विस्फोट हुआ था और 16 महीने तक जारी रहा। 2018 में विस्फोट ने 700 घरों को नष्ट कर दिया था। लावा की नदियां खेतों और समुद्रों तक पहुंच गई थी। नवंबर-दिसंबर 2022 में हवाई का मौना लोआ में भी 38 वर्ष की पहली बार विस्फोट हुआ है। तो मौना लोआ जो हवाई में स्थित है उसमें भी पहली बार 38 वर्षों में जो है विस्फोट हुआ है। ज्वालामुखीय विस्फोट मूल निवासी हवाईयन के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अर्थ दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाईटेक जेल बनाने का फैसला किया है। विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट हाई टेक प्रिजन्स। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई जिलों में हाईटेक जेल बनाने का फैसला किया है। यह जिले अमेठी, महोबा, कुशीनगर, चंदौली, औरैया, अमरोहा, भदोही और शामली हैं। यह पता चला कि वर्तमान में प्रदेश की केंद्रीय व जिला जेल समेत कई जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि नई जेलों को जेल मैनुअल द्वारा मुहैया कराया जाए तथा कैदियों के मानवाधिकार की रक्षा की जाए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ जो है अनुच्छेद दिया गया है और दूसरी तरफ उसकी विषय वस्तु को दिया गया है। सबसे पहले है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है आपको बताना है। इसमें सबसे पहले कहा जाएगा दूसरा, राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 में दिया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 जो है 54 के तहत राष्ट्रपति का जो है चुनाव होगा, उसकी जो है नियुक्ति होगी। लेकिन अनुच्छेद 61 के ज़रिए जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। उसके बाद है अनुच्छेद 63, भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित है अनुच्छेद 63। और 108 है अनुच्छेद जो, यह है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है जी। तो अनुच्छेद 54 हो गया आपका राष्ट्रपति का चुनाव, अनुच्छेद 61 हो गया राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया,
अनुच्छेद 63 हो गया भारत में उस उपराष्ट्रपति से संबंधित, और अनुच्छेद 108 जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। तो ए का 2 हो गया, बी का 3 हो गया। तो आइए देख लेते हैं नीचे कौन सा ऑप्शन सही मैच कर रहा है इसमें। ए का 2 हो गया और दूसरे का तीसरा हो गया, तो ये ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वराजवादी नहीं है? आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्वराजिस्ट या स्वराजवादी। ऑप्शन ए है CR दास, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है C राजगोपालचारी और ऑप्शन डी है अजमल खां। सो इनमें से कौन जो है स्वराजवादी नहीं है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन C राजगोपालचारी। विधान परिषदों में प्रवेश की वकालत करने वालों को स्वराजवादियों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, CR दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान विधान परिषदों के बहिष्कार को समाप्त करना चाहते थे ताकि राष्ट्रवादी इन विधानसभाओं की बुनियादी कमजोरियों को उजागर करने के लिए उनमें प्रवेश कर सकें और इन परिषदों को लोकप्रिय उत्साह जगाने के लिए राजनीतिक संघर्ष के अखाड़े के रूप में उपयोग कर सकें। ठीक है जी, वे इन परिषदों को समाप्त या सुधार करना चाहते थे, अर्थात यदि सरकार ने राष्ट्रवादियों की मांगों पर जवाब नहीं दिया तो वे इन परिषदों के काम में बाधा उत्पन्न करेंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार हम लोग। पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है संख्याओं का सीधा पिरामिड जलीय और घास स्थल परितंत्र से में पाया जाता है, और दूसरा है ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। सो विद द रेफरेंस टू इकोलॉजिकल पिरामिड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? First statement is upright pyramid of numbers is found in all aquatic and grassland ecosystem। ठीक है, एंड ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट है द एनर्जी पिरामिड ऑलवेज इज ऑलवेज अपराइट। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। केवल एक सही, केवल एक तथा दो सही, केवल दो सही और ना तो एक और ना ही दो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, एक तथा दो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लेते हैं। न्यूट्रिनो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें इन्हें और सूक्ष्म कणों को तोड़ा जा सकता है, यानी इनको और भी छोटा किया जा सकता है। इनका उत्पादन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से नहीं किया जा सकता है। सो आपको बताना है विद द रेफरेंस टू न्यूट्रिनोज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स, एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। सो आपको जो है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से या कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल एक सही, ऑप्शन बी है एक और दो दोनों सही, ऑप्शन सी है केवल दो सही और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों ही इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है। तो न्यूट्रिनो क्या होते हैं? वे मूलभूत कण हैं जो क्वार्क तथा फोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन्हें किसी भी छोटे टुकड़े में तोड़ा नहीं जा सकता है। अतः जो एक कथन है वो पहला कथन तो गलत हो जाएगा। ये तीन प्रकार में आते हैं जिन्हें फ्लेवर कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, उसके बाद है ब्यूऑन न्यूट्रिनो और उसके बाद है ताऊ न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो में सबसे अजीब पहलुओं में से एक है कि ये सिर्फ एक फ्लेवर का चयन नहीं करते तथा उनमें चिपके रहते हैं। वे तीनों के बीच दोलन करते हैं। न्यूट्रिनो का भार लगभग शून्य होता है और ये लगभग प्रकाश की गति से चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पीएम मित्र पार्क के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिलों को चुना गया है? पीएम मित्र पार्क, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ बीन चोजन अंडर पीएम मित्र पार्क्स? ऑप्शन ए है हरदोई, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है गोरखपुर और ऑप्शन डी है मिर्ज़ापुर। सो पीएम मित्र पार्क के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिलों को चुना गया आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए हरदोई। ठीक है जी। सो भारत सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए स्थानों की घोषणा की है। ये 7 राज्य है तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। पार्क की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का चयन किया गया है। पार्क का नाम संत कबीर पीएम मित्र टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क होगा। मुआवजे के तौर पर राज्य को 5 अरब रुपए मिलेंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे।
मंत्रिमंडलीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है भारतीय संविधान को इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान में इसका जो स्पष्ट उल्लेख किया गया है, सही है या नहीं आपको बताना है। दूसरा है इसका गठन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ये मंत्रिमंडलीय समितियों के बारे में बात हो रही है। और तीसरा है इनकी सदस्यता केवल कैबिनेट मंत्रियों तक ही सीमित है। और चौथा है यह नीतिगत मुद्दों की गहन समीक्षा और प्रभावी समन्वय की मदद करता है। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला है ऑप्शन 1 तथा 3 सही है, दूसरा है 2 तथा 4, तीसरा है 2 तथा 3 और चौथा है 1 तथा 4। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि 2 तथा 4 सही है। मंत्रिमंडलीय समितियों के संदर्भ में यह सही है कि इसका गठन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है और यह नीतिगत मुद्दों की गहन समीक्षा और प्रभावी समन्वय में मदद करता है। अगला प्रश्न है वर्ष 1927 में गठित भारतीय संवैधानिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सो आपको बताना है कि जो वर्ष 1927 में गठित हुआ था भारतीय वैधानिक आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? Who was the chairman of Indian Statutory Commission appointed in 1927? ऑप्शन ए है सर जॉन साइमन, ऑप्शन बी है क्लीमेंट एटली, ऑप्शन सी है लॉर्ड थॉमस मैकले और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। सर जॉन साइमर और क्लीमेंट एटली दोनों ही जो हैं वर्ष 1927 में गठित भारतीय वैधानिक आयोग के अध्यक्ष थे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सुपेशी या यूट्रॉफी झीलों की विशेषताएं नहीं हैं? पहला है ये पोषक तत्वों का उच्च स्तर रखती हैं, दूसरा है ये उथली गहराई रखती हैं, तीसरा है इनमें शैवाल के निम्न स्तर के साथ साफ जल होता है और चौथा है इनमें ऑक्सीजन का निम्न स्तर होता है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुपेशी झीलों के बारे में बात हो रही है तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें शैवाल के निम्न स्तर के साथ साफ पानी या साफ जल होता है। अगला प्रश्न है सीसा विषाक्तता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला विषाक्त धातु है और दूसरा है लेड विषाक्तता भ्रूण के विकास में समस्या उत्पन्न कर सकता है। सो आपको बताना है विद द रेफरेंस टू लेड पॉइजनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। फर्स्ट है कि lead is naturally occurring toxic metal found in the earth crust and second statement is lead is intoxication can cause problem in developing fetus। सो इन दोनों में से नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड टीबी समिट 2023 में निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया है? सो वर्ल्ड टीबी समिट 2023 किस शहर में आयोजित किया गया आपको बताना है। पहला ऑप्शन है गोरखपुर, बी है लखनऊ, सी है गाजीपुर और डी है वाराणसी। सो वर्ल्ड टीबी समिट 2023 जो है आपका वाराणसी में जो है आयोजित किया गया है। वाराणसी के जो है रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। इसमें विभिन्न राज्य के राज्यपालों, कई राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों ने ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया था। ठीक है जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद का विकास करना, ऑप्शन सी है देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और इसका परीक्षण करना, या ऑप्शन डी है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों स्थानों की रक्षा करना। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। संविधान के अनुच्छेद 51A में 11 मूल कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सूचीबद्ध किया गया है और इसमें जो है राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों के स्थानों की रक्षा करना जो आपका मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिनलिथगो आयोग का गठन कब किया गया था? लिनलिथगो आयोग का गठन जो है कौन से समय किया गया था? ऑप्शन ए है 1926, 1927, 1928 और 1929।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए 1926। वर्ष 1926 में लिनलिथगो आयोग आधिकारिक तौर पर जो है शाही कृषि आयोग रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर का गठन किया गया था। भारत के कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति की जांच की रिपोर्ट के लिए किया गया था। आयोग ने वर्ष 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और भारत की ग्रामीण आबादी के कल्याण और समृद्धि की नींव के रूप में कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए व्यापक अनुशंसाएं की हैं। अन्य बातों के अलावा आयोग ने अनुशंसा की कि भारतीय मवेशियों की गुणवत्ता के सुधार किया जाना चाहिए और यह बेहतर गुणवत्ता वाले विदेशी सांडों का आयात करके और उनका भारतीय गायों के साथ प्रजनन के लिए उपयोग करके किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, ज्वार नदमुख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला ऑप्शन है, यह अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र होता है क्योंकि यह स्वच्छ और लवणीय दोनों जल प्राप्त करता है। और दूसरा है, यह केवल विवर्तनिकी प्रक्रियाएं ही ज्वार नदमुख का निर्माण कर सकती हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो दोनों, ऑप्शन सी है केवल दो या ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। सो आपको बताना है ज्वार नदमुख के संदर्भ में कि कौन सा या कौन से कथन सही हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए केवल एक सही। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रयोगशाला निर्मित हीरे LGD के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही नहीं है। सो लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है नहीं है। पहला है, LDGs में प्राकृतिक हीरे के समान भौतिक और प्रकाशिक ऑप्टिकल गुण होते हैं। दूसरा है, रासायनिक वाष्प जमाव CVD LGD के उत्पादन की एक विधि है। LGD और प्राकृतिक हीरे के बीच सामान्य नेत्र से देखकर अंतर किया जा सकता है। और ऑप्शन डी है, भारत में हीरे की कुल कारोबार में प्रयोगशाला निर्मित हीरों की हिस्सेदारी वर्तमान में महज 2 से 3% है। सो लैब ग्रोन डायमंड्स के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि LDGs और प्राकृतिक हीरे के बीच सामान्य नेत्र से देखकर अंतर किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, ये नहीं किया जा सकता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जो है दिवस दिया गया है और दूसरी तरफ दिया गया है तिथि। तो सबसे पहले दिया गया है विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। तो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रश्नकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, तारांकित प्रश्न के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, यानी स्टार मार्क जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो है अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। और सेकंड है, अल्प सूचना प्रश्न जो है वह है 15 दिन का नोटिस देकर पूछे जाते हैं। ठीक है, सो अ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय गिविंग ए नोटिस ऑफ 15 डेज। उसके बाद है, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित होता है। द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज अलॉटेड फॉर क्वेश्चन आवर। और उसके बाद है, अंतरांकित प्रश्न के लिए लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है। सो अनस्टार्ड जो क्वेश्चंस होते हैं रिक्वायर्स रिटन आंसर्स। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से यू हैव टू चूज़ द करेक्ट वन। ऑप्शन ए है 1 तथा 2 दोनों सही, ऑप्शन बी है 2 तथा 4, ऑप्शन सी है 3 तथा 4 और ऑप्शन डी है 1 तथा 4। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा क्वेश्चन सही रहेगा, कौन सा ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी 3 और 4 दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है ओडिशा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ओडिशा। ओडिशा से जो है कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, बट इसमें ओडिशा नहीं आता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ मैंग्रोव वन दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है उनकी अवस्थिति दी गई है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है।
एवरग्लैंडस जो है पेरू में बताया गया है, क्या ये सही है या नहीं। उसके बाद है डेंट्री वर्षावन ऑस्ट्रेलिया में बताया गया है, क्या ये सही है या नहीं। बजारूटो द्वीप द्वीप समूह जो है मेडागास्कर में है और सुंदरबंस बांग्लादेश में है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि ये सही सुमेलित नहीं है, ये इनकरेक्ट मैच किया हुआ है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पीली नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है यह चीन के सिंघाई प्रांत के मकवानहे ग्लेशियर से निकलती है। दूसरा कथन है नदी का पीला रंग इसके जल में स्वर्ण कणों की उपस्थिति के कारण है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ऑप्शन है कि पहला एक केवल एक सही है, दूसरा है एक तथा दो दोनों सही हैं, तीसरा है केवल दो और चौथा है ना तो एक और ना ही तो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, केवल एक सही है कि यह चीन के चिंघाई प्रांत के मकवानहे ग्लेशियर से निकलती है। इसका ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा कि इसका रंग जो है इसमें स्वर्ण कणों के कारण इसका पीला हो गया है। अगला प्रश्न है मथुरा शैली की मूर्तियाँ बनाई गईं। ऑप्शन ए है लाल नीले बलुआ पत्थर से, ऑप्शन बी है सफ़ेद धब्बेदार लाल पत्थर से, ऑप्शन सी है सफ़ेद संगमरमर से और ऑप्शन डी है नीले धूसर बलुआ पत्थर से। सो आपको बताना है मथुरा शैली की मूर्तियाँ जो है बनाई गई हैं, कैसे बनाई गई हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि सफ़ेद धब्बेदार लाल पत्थर से। मथुरा कला शैली का विकास यह मौर्योत्तर काल में विकसित हुई थी, मुख्य रूप से शंगु वंश काल के दौरान, शुंग वंश था उसके दौरान हुई थी, और गुप्त कला 325 से 600 ईसा पूर्व के दौरान अपनी सर्वोत्कृष्टता पर पहुंची थी। प्रभाव मुख्यतः स्वदेशी था और ये ग्रीन रोमन की तकनीकों से अधिक प्रभावित नहीं थी। उपयुक्त सामग्रियाँ थी, मूर्तियों में सफ़ेद धब्बेदार लाल बलुआ पत्थरों से बनाई गई थी। शासक आरंभ के शुंग वंश राजाओं द्वारा किया गया, कुषाणों शासकों और गुप्त राजाओं द्वारा इन्हें संरक्षण दिया गया। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में इनका जो है सबसे अधिक प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। सबसे पहला है इसमें 7 पूर्वोत्तर राज्य और सिक्किम शामिल हैं, और दूसरा है यह वर्ष 1971 के पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम द्वारा सृजित किया गया। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा इसमें से सही है। केवल एक सही, एक तथा दो दोनों सही, केवल दो सही और ना तो एक और ना ही दो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि एक और दो दोनों सही हैं। पूर्वोत्तर परिषद क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल क्या है। इसमें संसद के एक पृथक अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा सृजित किया गया था। इसके सदस्यों में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम शामिल हैं। इसके कार्य क्षेत्रीय परिषदों के समान है, लेकिन इसे कुछ अतिरिक्त कार्य भी सौंपे गए हैं। इसे साझा महत्व के मामलों को शामिल करते हुए एक एकीकृत और समन्वित क्षेत्रीय योजना तैयार करनी होगी। इसे क्षेत्र में सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए सदस्य राज्यों द्वारा किए गए उपायों पर समय समय पर समीक्षा करनी होगी। अगला प्रश्न है आर्कियन शैल के तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला ऑप्शन है आर्कियन नीस और शिष्ट पृथ्वी की सतह पर बनी प्राचीनतम शैलें हैं, और दूसरा है धारवाड़ भारत का प्राचीनतम कायांतरित अवसादी शैल तंत्र है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल एक सही, ऑप्शन बी है एक और दो दोनों सही, ऑप्शन सी है केवल दो सही और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही तो। सो आपको आर्कियन शैल तंत्र के बारे में कौन से कथन सही आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, एक और दो दोनों सही। आर्कियन या आद्य शैल तंत्र में दो शैल समूह शामिल हैं। एक है आर्कियन नीस और शिस्ट। ये पृथ्वी की सतह पर बनी प्राचीनतम शैलें हैं। वे बेसमेंट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं और प्रायः बाद में बनने वाले संस्तरों के नीचे होते हैं। नीस प्रायद्वीप में लगभग 2/3 हिस्से को कवर करता है, जिसे मध्य और दक्षिणी भाग शामिल हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार हम लोग, क्या है इसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे कठोर सबसे बड़ी ठंडे जल की प्रवाल भित्ति कौन सी है। तो सबसे बड़े ठंडे जल की प्रवाल भित्ति के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए है फियोर्डलैंड न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है जुआन फर्नांडीज रीज चिली, ऑप्शन सी है रॉस्ट रीफ नॉर्वे एंड ऑप्शन डी है हेकेट स्ट्रेट कनाडा। सो इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा आपको बताना है यहाँ पर।
विच इज़ द लार्जेस्ट कोल्ड वाटर कोरल रीफ इन द वर्ल्ड? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन सी, रोस्ट रीफ नॉर्वे। ठीक है जी। सो ठंडे जल के प्रवाल क्या होते हैं? ठंडे जल में प्रवाल जो होते हैं 39 से -55 डिग्री सेल्सियस जल में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट है कि दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों की तुलना में ठंडे जल की प्रवाल भित्तियाँ अधिक हैं। इन प्रवाल भित्तियों के निर्माण में लगभग 6 विभिन्न प्रवाल प्रजातियां संबंधित हैं। विश्व में सबसे बड़ी ठंडे जल की प्रवाल भित्ति नॉर्वे के रॉस स्ट्रीट में स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नीले खाद्य पदार्थों, ब्लू फूड्स को सटीक परिभाषित करता है? आपको बताना है ब्लू फूड्स क्या होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है, खाद्य पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से नीले रंग के होते हैं या जिनमें नीले रंग का वर्णक होता है। ऑप्शन बी है, खाद्य पदार्थ जो मीठे जल और समुद्री वातावरण से ग्रहण या कृषि के माध्यम से प्राप्त जलीय जानवरों और पौधों द्वारा शैवालों से प्राप्त होते हैं। उसके बाद है, कृत्रिम रंग से मिलाने के कारण खाद्य पदार्थों का रंग नीला हो जाता है। और ऑप्शन डी है, ऐसे खाद्य पदार्थ जो आमतौर पर ब्लू जोन से जुड़े होते हैं, ऐसा क्षेत्र जहां लोग लंबे समय तक जीवित रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। सो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 17 का। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। खाद्य पदार्थ जो मीठे जल और समुद्री वातावरण से ग्रहण या कृषि के माध्यम से प्राप्त जलीय जानवरों, पौधों या शैवालों से प्राप्त होते हैं, उन्हें ब्लू फूड्स कहा जाता है, या वो उसको सही परिभाषित कर रहे हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर शैली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? आपको बताना है खजुराहो मंदिर के बारे में। पहला कथन है, इसे चोल शासकों द्वारा विकसित किया गया था। और दूसरा कथन है, खजुराहो शैली के मंदिर संगमरमर से निर्मित थे। सो आपको बताना है इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल एक सही, ऑप्शन बी है एक तथा दो दोनों सही, ऑप्शन सी है केवल दो, एंड ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि ना तो एक और ना ही दो, दोनों ही इनकरेक्ट हैं। खजुराहो मंदिर शैली, इन शैली का विकास चंदेल शासकों ने किया था। खजुराहो के मंदिर 10वीं शताब्दी में निर्मित किए गए थे और यह परिसर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। अतः एक कथन जो है वो सही नहीं है, यानी कि इसके जो चंदेल शासकों ने जो है इसको विकसित किया था, ना कि चोल शासकों ने। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया पहला कथन यहीं पे। उसके बाद है, इस शैली का जो निर्माण किया गया है वो जो है बलुआ पत्थर से किया गया है, ना कि जो है संगमरमर से किया गया है। तो दूसरा कथन भी इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। तो दोनों ही कथन इनकरेक्ट हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक कोरम या गणपूर्ति क्या है? ऑप्शन ए है, सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 1/3, सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 1/4, 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा, या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6ठा हिस्सा। तो कोरम क्या होता है, गणपूर्ति क्या होती है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा। कोरम यह किसी भी कार्यवाही को चलाने से पहले सदन में उपस्थित होने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या है। यह 10 सदस्य या सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा पीठासीन अधिकारी सहित जो भी अधिक होता है, यानी कि 10 सदस्य हो, पीठासीन अधिकारी को जोड़ करके, या पूरे सदस्य के जितने भी सदस्य होंगे उसका 10वां हिस्सा अगर मौजूद है तो उसे गणपूर्ति या कोरम कहा जाता है। यदि सदन की बैठक के दौरान गणपूर्ति नहीं होती है तो पीठासीन अधिकारी का यह कर्तव्य होता है कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या गणपूर्ति होने तक बैठक को स्थगित कर दे। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डोलोमाइट के बारे में सही नहीं है? आपको बताना है डोलोमाइट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, लोहा और इस्पात उद्योग डोलोमाइट का मुख्य उपभोक्ता है। ऑप्शन बी है, ओडिशा डोलोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन सी है, इसे मुख्य रूप से एक ब्लास्ट फर्नेस फ्लक्स में प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन डी है, 90% से अधिक मैग्नीशियम वाले चूना पत्थर को डोलोमाइट कहा जाता है। सो डोलोमाइट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी 90% से अधिक जो है मैग्नीशियम वाले चूना पत्थर को डोलोमाइट कहा जाता है। ये सही नहीं है, ये डोलोमाइट के बारे में ये कथन जो है सही नहीं है, इनकरेक्ट है। 10% से अधिक मैग्नीशियम वाले चूना पत्थर को डोलोमाइट कहा जाता है। तो इसमें क्या है, 90% से अधिक लिखा हुआ है, जो कि इनकरेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, समुद्री तेल रिसाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, समुद्री तेल रिसाव केवल मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। दूसरा कथन है, कुछ वर्षों के भीतर समुद्री तेल रिसाव के प्रभाव को पूरी तरह बदला जा सकता है। तीसरा कथन है, समुद्री तेल रिसाव समुद्री जीवन के अतिरिक्त मानव जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। और चौथा कथन है, समुद्री तेल रिसाव को साफ करने के लिए रासायनिक परिक्षेपक का उपयोग सबसे प्रभावी तरीका है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि समुद्री तेल रिसाव समुद्री जीवन के अतिरिक्त मानव जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कमला कस्तूरी जिनका हाल ही में निधन हुआ है डैश प्रसिद्ध थी। किस चीज़ के लिए कमला कस्तूरी जी प्रसिद्ध थी आपको बताना है। ऑप्शन ए है मुक्केबाज, ऑप्शन बी है राजनयिक, ऑप्शन सी है पर्यावरणविद या ऑप्शन डी है व्यवसायी। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी पर्यावरणविद। कमला कस्तूरी एक पर्यावरणविद थी जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा के लिए योगदान दिया और पर्यावरण सोसाइटी चेन्नई की संस्थापक थी। वह कावेरी नदी को रंगाई से संबंधित इकाइयों से बचाने और नदी को साफ करने के लिए विभिन्न पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं और अभियानों में शामिल थीं। उन्होंने कई वृक्षारोपण अभियानों में भाग लिया था तथा बूचड़खानों के खिलाफ जनहित याचिका PIL भी फाइल की थी। अगला प्रश्न है, बणी ठणी चित्रकला से निम्नलिखित में से कौन सी शैली से संबंधित है आपको बताना है। बणी ठणी चित्रकला के बारे में प्रश्न आया है। बणी ठणी चित्रकला का संबंध किस शैली से है। ऑप्शन ए है मेवाड़, ऑप्शन बी है किशनगढ़, ऑप्शन सी है बूंदी और ऑप्शन डी है पहाड़ी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी किशनगढ़। किशनगढ़ चित्रकला शैली यह मूल रूप से मुगल और क्षेत्रीय शैलियों का मिश्रण है। इस शैली को सबसे आम विषय कृष्ण और राधा के बीच प्रेम का चित्रण है। अन्य लोकप्रिय विषयों में सावंत सिंह की कविता, शाहनामा और दरबार का दृश्य भी शामिल है। यह शैली अपनी बणी ठणी चित्रकला के लिए भी जानी जाती है। सावंत सिंह और उसके प्रमुख चित्रकारों के निधन के साथ इस शैली ने अपना गौरव खो दिया और समाप्त होने लगी। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, राज्य नीति निदेशक तत्व सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अधिनियम में निहित निदेशों के साधन के समान है। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर अधिनियम 1853 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1909। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है जी। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अधिनियम में निहित हैं। ये है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है जी। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 35, 36 से लेकर के 51 तक वर्णित किया गया है। संविधान के निर्माताओं ने इस विचार को वर्ष 1937 के आयरिश संविधान से उधार लिया था। ठीक है जी। वाक्यांश राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें नीतियों को बनाते समय और कानून बनाते समय राज्य को ध्यान में रखना चाहिए। ये विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए संवैधानिक निर्देश या अनुशंसा है। निदेशक सिद्धांत वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम में उल्लिखित निर्देशों के साधन के समान है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में 7000 मेगावाट ज्वारीय शक्ति का उत्पादन करने की क्षमता है आपको बताना है। किस स्थान पर भारत में 7000 मेगावाट जो है ज्वारीय शक्ति। ऑप्शन ए है इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया कच्छ की खाड़ी, दूसरा है खंभात की खाड़ी, तीसरा है सुंदरबन का गंगा डेल्टा और चौथा है पाक की खाड़ी। In which of the following places India has the potential to produce 7000 megawatt of tidal power? Gulf of Kutch, Gulf of Khambat, Gangetic Delta of Sundarbans और Palk Bay। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी यानी कि खंभात की खाड़ी। महासागरीय धाराएं अनंत ऊर्जा का भंडार हैं। ज्वारीय और तरंगे ऊर्जा के उपयोग करके इस ऊर्जा को उपयोग में लाया जा सकता है। ज्वारीय और तरंगों को ऊर्जा के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में गुजरात के खंभात की खाड़ी में 7000 मेगावाट ज्वारीय ऊर्जा, गुजरात के कच्छ में जो है 1200 के आसपास। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
प्रदूषित मृदा और भूजल की सफाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बायो रिमीडिएशन तकनीक का प्रयोग नहीं है, तकनीक का प्रकार नहीं आपको बताना है। ऑप्शन ए है बायो वेटिंग, ऑप्शन बी है बायो स्पर्सीज, ऑप्शन सी है बायो ऑग्मेंटेशन या ऑप्शन डी है बायो मैग्निफिकेशन। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2022 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या था। सो जो 2020 में जो है एयर क्वालिटी रिपोर्ट था, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, उसमें इंडिया का जो है रैंकिंग क्या था आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 8वां, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है कथक नृत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने इस नृत्य का संरक्षण दिया, इस नृत्य को संरक्षण दिया। और दूसरा कथन है यह हिंदुस्तानी संगीत के समकालिक शास्त्रीय नृत्य का एकमात्र रूप है। सो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट या आर करेक्ट आपको बताना है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। पहला है केवल एक, दूसरा है एक तथा दो दोनों, तीसरा है केवल दो और चौथा है ना तो एक और ना ही दो। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, एक तथा दो दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से सरकार की संसदीय प्रणाली के अवगुण है। ऑप्शन ने इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हैं। मंत्रिमंडल की तानाशाही, नौसिखियों की सरकार, शक्तियों का पृथक्करण और अस्थिर सरकार। सो सरकार की संसदीय प्रणाली के अवगुण बताने हैं आपको, कौन से हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी 1, 2 और 4 तीनों ही सही हो जाएंगे। 1, 2 और 4। इस सीरीज़ का लास्ट प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, इसके बाद फिर हम अगले सीरीज़ में अगले प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष पूरे भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना आयोजित की गई थी। तो पहली जो है गैर समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी। 1872 में, 1881 में, 1891 में या 1875 में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, 1872 में। ठीक है जी। 1872 में पूरे भारत में जो है गैर समकालिक पहली व्यवस्थित जनगणना आयोजित की गई थी। 1881 में पूरे भारत में पहला समकालिक जनगणना की गई। 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई और 2011 में यह वर्ष 1972 से 15वीं और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना है, 2011 वाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1872। सो आज के लिए इतने प्रश्न मित्रों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आपके कोई सुझाव या विचार है या कोई चीज़ जो आप बताना चाहें कि क्या मैं इसमें सुधार कर सकता हूँ, आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। कोशिश करूँगा कि उनको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करूँ। और धीरे धीरे हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ़ वीडियोज़ बढ़ा रहे हैं, ताकि पेपर से पहले ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रश्नों को जो है सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।